Good morning everyone. As you know, we just discussed about the first law of motion and inertia also. Now we have to understand what is second law of motion. Before understanding the second law of motion, we have to understand what is momentum. Okay? Now you have to understand that momentum is a characteristic of a moving object. ये मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, रेस्ट में है, उसमें नहीं होती है ये क्वालिटी। ये उस ऑब्जेक्ट में क्वालिटी होती है जो आपका मूवमेंट में होता है। क्लियर? तो आपको पता होता है कि मूवमेंट में अगर कोई चीज़, तो उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम या ज़्यादा, ये चीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्लियर? फर्स्ट वन, अगर कोई चीज़ तेज़ी से आ रही है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, फोर्स ज़्यादा लगाओगे। सिमिलर थिंग, अगर किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तब भी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स मास। क्लियर? सो दिस क्वालिटी इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? Momentum is a characteristic of a moving object which shows its effectiveness, कि कितना इफेक्ट डालेगी कोई भी चीज़। ये कौन बताता है आपको? दैट इज मोमेंटम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, एक ट्रक है बड़ा सा जो कि अभी रेस्ट पोजीशन में है, तब तो वो आप पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर वो बहुत ही कम स्पीड से भी पीछे की तरफ आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो क्या आप उसको रोक पाओगे? नो। दैट मीन्स उसका मास आपकी चीज़ों पर, आपके फोर्स पर प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर? सो इट शोज दैट कि मास अगर किसी बॉडी का ज़्यादा है तो इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। सिमिलर थिंग, अगर हम मास कम लें किसी भी चीज़ का, सिंपल सी, अगर आपको ये बुलेट, गन से बुलेट शॉट होती है, बुलेट कितनी सी होती है, बहुत छोटी सी, कुछ ग्राम्स की तो होती है, बट अगर इसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होती है जब ये गन से निकलती है। क्लियर? तो ये मोमेंटम या किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज इट्स मास एंड सेकेंड वन इज इट्स वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? इट विल शोन बाय द small p symbol, okay, and that is equals to m into v. Okay, momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity v. Clear? So momentum p is equals to m into v. Understand it? Now for second law we have to understand what is rate of change of momentum. Okay, सो इफ आई सेड दैट कि अगर कोई भी बॉल या कोई भी चीज़ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है और मेरे को इसको रोकना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने हाथ लगाया और धीरे धीरे उसको कम करा और धीरे धीरे ज़ीरो पर ले आई। सपोज अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो पहले मैंने उसको जब हाथ लगाया, फिर वो 15 हुई, फिर वो 10 हुई, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 0 हुई, यानी कि 4 सेकेंड लिए उसने रोकने में। ठीक है, तो उसका मोमेंटम मतलब हमको वेलोसिटी 0 तक कब ले आए, हमको 4 सेकेंड लगे। बट अब की बार क्या करा, अगेन वो बॉल आ रही है अगर मेरे पास, और मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको और ज़्यादा फोर्स से रोकने की कोशिश करी, तो मैंने क्या करा, उसको 2 सेकेंड में ही रोक लिया। 20 के बाद 10 एंड देन 0। दैट मीन्स मुझे 2 सेकेंड्स लगे अब उसको रोकने में। दैट मीन्स फोर्स एंड मोमेंटम दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर? Now we have to understand what is rate of change of momentum. For second law we have to just understand this very carefully. Okay, so let us suppose कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, पहले v1 वेलोसिटी से चल रहा था, बट जब हमने फोर्स अप्लाई करा तो वो कितनी वेलोसिटी हो गई, उसकी v2 हो गई। क्लियर? तो पहले वो जो मास m का ऑब्जेक्ट था आपके पास कितनी स्पीड से आ रहा था, v1 स्पीड से। अब नाउ अगर हमने जब उस पर फोर्स अप्लाई करा तो उसकी स्पीड अब क्या हो गई, v2। क्लियर? नाउ इनिशियली द मोमेंटम इज p1, इनिशियली p1 था, ठीक है, तो उसमें हमारा मास क्या लगा, m,
मोमेंटम की जो आपकी डेफिनेशन होती है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा मास कितना था ऑब्जेक्ट का, दैट इज m, एंड वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v1। इनिशियली v1 थी, जब हमने फोर्स लगाया तब फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा p2, दैट इज m इंटू v2। नाउ फर्स्टली हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, देन हम रेट की बात करेंगे। रेट मीन्स टाइम रेट एक तरीके से, क्लियर। So we have to understand that change in momentum is equals to final minus initial. That means P2 minus P1. और इसको हम sometime we represented with delta T or dP. Okay. Now delta P is equals to final momentum की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी mv2 minus mv1. Now we have to understand what is rate of change of momentum. हमने यहाँ पर निकाल लिया चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट के लिए रेट मीन्स पर सेकेंड, क्लियर। रेट मीन्स पर सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम वो फोर्स टी टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उतने टाइम में रेट कितना हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन टी। ओके, सो डेल्टा पी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, दैट इज mv2 माइनस mv1 अपॉन टी। दोनों में से हमने m कॉमन ले लिया है एंड दैट इज बिकम्स v2 माइनस v1 अपॉन टी, क्लियर। सो यहाँ पर एक चीज और याद करते हैं दोबारा से, दैट वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टी। अंडरस्टैंड? आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। It is v2 minus v1 upon t या change in velocity upon time. So we put it here v2 minus v1 upon t, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसकी जगह हमने क्या रख दिया a। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि हमारा सेकेंड लॉ होता क्या है। The second law according to Newton, second law of motion is rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. क्लियर? दैट मीन्स हम किसी भी चीज़ पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसके प्रपोर्शन में ही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो इन द अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो राइट इट दैट एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम ए। एम ए क्या था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमने यहाँ से ड्राइव करके निकाला, क्लियर। सो अगर हम प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज के, ठीक है। और के की वैल्यू हम ऐसे कंडक्ट करते हैं कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्लियर। सो हमारा क्या हो जाएगा, अगर उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एफ और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू 1। दैट्स वाई वी write it f is equals to m into a. Okay, this is our second law of motion. Understand it? Just revise it again with your book and concentrate with its terms and just read it thoroughly. Okay, thank you, have a nice day.